सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश कर चुकी है और इस बजट को अवाम दोस्त कहा जा रहा है। अगर ये बजट अवाम दोस्त है तो फिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है, सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं और ये क्यों पूछा जा रहा है कि बजट में आम आदमी को किस तरह और क्या रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत माशी आशारियत दुरुस्त सिमत में जाने के दावे कर रही है, लेकिन बजट तजावीज़ से ऐसा लगता है कि इसमें अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पर फोकस ही नहीं किया गया है। चीनी, आटा, दालों समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो कोई बात ही नहीं की गई। हुकूमत ने महंगाई का एतराफ़ तो किया, मगर इस पर काबू कैसे पाना है, इसको कम कैसे करना है, इस बारे में कोई प्लान हुकूमत के पास नहीं था। कोई प्लानिंग बजट में नहीं बताई गई और हर बार की तरह इस बार भी अवाम दोस्त बजट का कोई फ़ायदा बराह रास्त गरीब आवाम तक पहुँचता महसूस नहीं हो रहा। बजट आने से कुछ देर पहले जब सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से पूछा कि ये बजट कैसा होगा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बजट ऐसा होगा कि आप सब खुश हो जाएंगे। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया, सब खुश हो गए, थैंक यू। खान साहब, क्या अवाम दोस्त बजट होगा आज? अवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। अब इस पूरे बजट में खुश होने वाला और आवाम दोस्त ऐसा क्या था, ज़रा ये तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो कि खासी मुश्किल बात है। हुकूमत ने बजट में पब्लिक सेक्टर को मुराद देने की बात तो की है, लेकिन इससे जुड़े आम आदमी के लिए क्या रिलीफ था, ये किसी ने बताने की जहमत नहीं की। कैसा आवाम दोस्त बजट है ये, जिसके आने के बाद हर वो चीज़ महंगी हो जाएगी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती है। आवाम दोस्त बजट तो उसे कहते हैं जिसमें आवाम के लिए रिलीफ हो, उनको रोज़मर्रा की अशिया सस्ते दामों मुहैया की जाएं ताकि गरीब की जेब थोड़ी हल्की हो सके। बजट में मजदूर की तनख्वाह 20,000 कर दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन मजदूर की तनख्वाह में तो हर साल बजट में इजाफा किया जाता है। लेकिन मज़े की बात तो तब है कि जब उसे माहाना 20,000 रुपये मिले भी। और मुल्क में इस वक्त जिस कदर महंगाई है, तो क्या मौजूदा हालात में 20,000 रुपये में एक घर आराम से अपना महीने का बजट चला सकता है? क्या 16 लाख की गाड़ी को 15 लाख की कर देना आवाम दोस्ती है? गरीब आदमी अगर सुई भी खरीदे तो उस पर भी सेल्स टैक्स देता है, लेकिन अमीर ताजिर जो पहले ही टैक्स नहीं देते, उनके लिए विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करना क्या आवाम दोस्ती है? स्टॉक मार्केट जिसे एक आम इंसान का कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उसके लिए टैक्स छूट का ऐलान क्या आवाम दोस्ती है? हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, शायद उससे इनडायरेक्टली IMF की शराइत तो पूरी हो जाएं, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे अवाम दोस्त कहा जा सके। और वफाकी हुकूमत की तरह आज एक और अवाम दोस्त बजट आया है, जिसके आदाद व शुमार वफाकी बजट से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और इसमें भी पंजाब के गरीब अवाम दोस्ती ही ढूंढती रह जाएगी और उनके हाथ अगर आएगा तो सिर्फ ये ठेंगा। बजट पेश होने से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कह रहे थे कि बजट में सबके लिए खुशखबरियां हैं, लेकिन वो खुशखबरियां हैं क्या, उन्हें खुद ही मालूम नहीं था। बजट के बाद प्रेस टॉक में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के पास किसी सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वज़ीर आला पंजाब को सहाफ़ियों के सवालों से बचाने के लिए एक तरफ फिरदौस आशिकावान मौजूद थीं, तो दूसरी तरफ हाशिम जवां बख्त मौजूद थे। उस्मान बुज़दार से सवालात होते रहे और वो बार बार सिर्फ यही दोहराते रहे कि कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको सबके सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। तरक्याती बजट और रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल का सवाल हुआ तो जवाब मिला कि इसका जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। जो रावलपिंडी रिंग रोड है, उसके ऊपर एक तो तफ्तीश भी हो रही है, क्या उसके अंदर सुई मुंसिबे के अंदर भी कुछ सामने रखा है? जी, मैं एक बात करके फिर फाइनेंस मिनिस्टर के हैंड ओवर करूंगा। मेरे ख्याल में अगर आप कल इंशाल्लाह पोस्ट बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की होएगी ब्रीफिंग, उसमें आप अगर तशरीफ़ लाएंगे तो आपको एक एक चीज़ की तमाम डिटेल्स हम देंगे। मोटी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, तो उसके बाद हम बैठ के तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सहाफ़ियों ने सवालों के बाउंसर मारे तो वसीम अकरम प्लस ने हाशिम जवां बख्त को आके कर दिया और मुंह पर मास्क लगाकर सबको ये इशारा दिया कि अब कोई सवाल नहीं होगा और अब यहाँ से चलना चाहिए। जरा देखिए क्या हुआ वहाँ पर। चीजें डिस्कस करें। आज 10% तनाव में इजाफे का ऐलान किया गया। क्या आप समझते हैं इस महंगाई के दौर में 10% इजाफे से आम आदमी का गुजारा हो जाएगा? आपका अपनी तनख्वाह में गुजारा हो रहा है, आपसे आपका अपनी तनख्वाह में गुजारा हो रहा है, आपकी तनख्वाह? कल आप सबको मेरी तरफ से दावत है, 11 बजे 90 इशारा कायदे आज़म में आए, सब सवालों के इंशाल्लाह आपको तसल्ली से
तो वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश कर चुकी है और इसको आवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है और मईशत की पेतरी के और मुस्तहकम होने का हमें यकीन दिलाया जा रहा है कि जो GDP ग्रोथ है वो 3.94 है और अगले साल के लिए वो 5% से भी ज़्यादा जा सकती है। फिर इसी तरह जो बजट के हवाले से इस बजट की बहुत ज़्यादा हुकूमत की जानिब से तारीफ़ें की जा रही हैं, लेकिन एक गरीब के लिए अमली तौर पर इस बजट में क्या कुछ है और क्या मुल्क वाकई अपने जो हमारी मुल्क की मईशत है वो अब अपने मुस्तहकम होने की जानिब गामज़न है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, माहिर माशियात में। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हुकूमत की हम बात मानें कि हुकूमत ये बता रही है कि माशी अशारिये बड़े मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, ये बजट बड़ा गरीब दोस्त है। अमली तौर पर हम देखते हैं कि गरीब को तो कुछ मिला ही नहीं है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करे और इस जो मिनिमम वेज है इस वक्त उसमें गुजारा कैसे किया जाए पूरे महीने, ये तो बड़े अहम सवालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत मुनासिब सवालात किए हैं। देखिए, बजट जो हमारी हुकूमत ने माशाल्लाह पेश किया है वो काफ़ी बुलंद नज़र है और दिलेर भी है और आपने टारगेट रखे हैं वो बहुत काफ़ी एम्बिशियस हैं। सबसे नुमाया बात जो है कि तरक्की के रफ्तार को बढ़ाने के लिए मंसूबा बंदी पर जो पैसे खर्च होंगे प्रोजेक्ट्स पर, उसमें 50% इजाफा करने की बात की गई है। ये ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ कि हम एक साल में हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो सूबों का और हमारी फेडरल गवर्नमेंट का मिलाकर 2.1 खरब तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके नतीजे में अगर कामयाबी हुई तो इससे आपके शरह-ए-नमू में यकीनन इजाफा होगा और साथ साथ बेरोजगारी में भी काफ़ी कमी हो सकती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतने तेज़ रफ्तारी से बढ़ाना अपने खर्चे को डेवलपमेंट पर, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं बजट में? बजट में इस वक्त जो नज़र आ रही है बात कि आपको नए टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस जिसे कहते हैं, ख़ास तौर पर आप देखिए कि तेल की कीमतें जो हैं वो बाहर से भी बढ़ गई हैं और अब आपको पेट्रोलियम लवी पर 30 रुपए तक ले जाना पड़ेगा फी लीटर। उससे तकरीबन हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो सकता है और साथ साथ बहुत सी और चीज़ें ऐसी हैं जिससे ख़तरा यह है कि कीमतों में इजाफा होगा। अब आप अगर ओवरऑल देखें तो हुकूमत 1100 अरब से टैक्सेस बढ़ाना चाहती है तकरीबन, और साथ साथ जो रिलीफ दिया जा रहा है आपके 2-3 प्रोग्रामों से, एक BISP एहसास है, फिर सोशल प्रोटेक्शन वगैरह है, वो मिलजुल के सब तकरीबन 600 अरब बनते हैं। तो यानी कि टैक्सेस का बोझ बढ़ने का खतरा ज्यादा है बनिस्बत रिलीफ का। तो ये हो सकता है कि बजट को हासिल करने में आप अफरात-ए-ज़र में इजाफा देखेंगे। और दूसरा एक और खतरा जो है कि बाहर की कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और आपका तिजारती खसारा जो है इस साल 30%, अभी ऑलरेडी आपका खसारा 30% बढ़ चुका है। तिजारत का खसारा करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में इसलिए है कि आपको जो बाहर से रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, मगर अगर कीमतें बढ़ती रहीं और डिमांड में इजाफा हुआ, जब शरह-ए-नमू में इजाफा होता है इंपोर्ट में, तो खतरा यह है कि तिजारत का खसारा बहुत बढ़ जाएगा। तो सोच समझ के चलना है। जरूर हुकूमत, हम दुआ करते हैं कि कामयाब हो और आप शरह-ए-नमू को 5% से ऊपर ले जाएं, मगर ऐसा ना हो कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ें फिर से और दूसरी तरफ आपका तिजारत का खसारा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो हफीज पाशा साहब, ये इस वक्त हुकूमत रियलिस्टिक ट्रैक पर चल रही है? ये 5,900 अरब रुपए एक साल में जमा करना, क्या इस हुकूमत के मौजूदा मौशी सूरत हाल में इस हुकूमत के बस की बात आपको लगती है? और फिर जो ये खर्चे और आमदन का जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, फिर जो कर्ज़ों की किस्तें अदा करनी है, फिर उस पर जो सूद अदा करना है, तो ये फ़र्क तो ये हर गुजरते साल के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको ये हुकूमत कैसे कवर करेगी? ये महंगाई बढ़ाकर, ये गरीब लोगों पर टैक्सेस लगाकर, इस तरह से इसको कवर किया जाएगा?
देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो हमें परेशानी की वजह है वो ये है कि आपने पेट्रोलियम लेवी को 610 अरब तक बढ़ा दिया है। उसके नतीजे में कम से कम आपके पेट्रोल की कीमत जो है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कम से कम इजाफा करना पड़ेगा आपको। तो इससे आप देखिए कि तकरीबन हर चीज की कीमत बढ़ सकती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ खतरा ये भी है कि 1100 अरब हासिल करने के लिए सेल्स टैक्स में 30% आपको इजाफा करना है, और सेल्स टैक्स तो आम चीजों पर लगता है। तो इसके नतीजे में बहुत सी चीजों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और अगर खसारा बढ़ गया, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट का खसारा अगले साल का जो वो कह रहे हैं कि 4000 अरब तक का पहुंचा हुआ है, और अगर आपके रेवेन्यूज में इतना इजाफा नहीं होता, मैं समझता हूं टारगेट जो है 5830 के लगभग, ये बहुत एम्बिशियस है। अच्छा। तो लिहाजा बजट में खतरात मौजूद हैं, और हो सकता आने वाले महीनों में गवर्नमेंट को कुछ बैलेंस करना पड़ेगा कि आप खर्चों में इतना इजाफा ना करें और ऐसा ना हो कि अफरात-ए-ज़र में बहुत तेजी से फिर से इजाफा शुरू हो जाए। रफी साहब, जो 610 अरब का पेट्रोलियम लेवी है, इसका तो बराह रास्त असर आवाम पर पड़ेगा। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट स्टेप हो सकता था? इस लेवी के टैक्स को रोक कर क्या दूसरे किसी तरीके से ये अमाउंट जमा किया जा सकता था? ऐसा पॉसिबल था इस हुकूमत के लिए? यकीनन था, और उसकी वजह यह है कि हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए था। हमारा जो सबसे अमीर तबका है, जिसे बाज़ वक़्त हम कहते हैं एलीट जी, उनको जो कानून के तहत मराद दिए गए हैं वो बेशुमार मराद हैं। तकरीबन हमारा जो मेरे शागिर्दों के साथ मैंने जो एस्टिमेट किया है, तकरीबन 1200 अरब के मराद आपने अमीर तबके को दिए हैं। वो मराद खत्म करने का वक्त आ गया है। आप प्रोग्रेसिव टैक्स के निजाम की तरफ जाएं। एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं जी। हमारा जो इनकम टैक्स का निजाम है, उसमें आपने इनकम जो है आमदनी को टुकड़ों में बांट दिया है। किसी एक शख्स की पूरी आमदनी पर टैक्स नहीं लगता। वो इंटरेस्ट इनकम पर, सूद की इनकम पर 10% दे देता है, खत्म। वो आपके डिविडेंड मिलता है तो 5 से 12% दे देता है, खत्म। ये सारा जो इनकम है वो इकट्ठा होकर आपको टैक्स निजाम में प्रोग्रेसिविटी लाना बहुत जरूरी है। ये एक कदम आप ले लें, बस इनकम को कॉम्प्रिहेंसिव कर दे, 150 अरब एक इस कदम से आपको मिल जाते हैं। ऐसे बेशुमार आप मराद दिए हुए हैं। तो इसके नतीजे में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ इस साल जा रहे हैं। सेल्स टैक्स को आप 30% से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स को आप मुश्किल से 20% बढ़ा रहे हैं। आपको तो ऑपोजिट करना चाहिए था। आपको इनकम टैक्स में जो बेशुमार आपने छूट दिए हुए हैं उनको वापस लें और प्रोग्रेसिव निजाम की तरफ आगे बढ़ें। तो इंशाअल्लाह मुल्क में तरक्की भी होगी और खुशहाली भी आएगी, और एक निजाम जो है वो अदम मसावात की तरफ जा पड़ेगा। तो ऑफिसर, मैं ये समझता हूँ ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे हो सकती है? जो एलीट क्लास पर ये 1200 अरब की मराहत हैं, ये एक तो ये अगर आप वजाहत कर सकें कौन कौन सी मराहत हैं, और फिर क्या ये एक अनपॉपुलर स्टेप होता अगर हुकूमत ये उठाती और इन मराहत को ख़त्म कर दी? क्या इस वक्त एक चैलेंज है हुकूमत के लिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करना, जो उसने ये सेल्स टैक्स और लेवी की तरफ जाना ज़्यादा आसान समझा? मैं बहुत से आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वक्त तो लगेगा, आपकी इजाज़त हो तो। जी, आप बिल्कुल बिल्कुल दीजिए ज़रा, ताकि लोगों की समझ आए ज़रा। सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो इनकम टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स जो लोग देते हैं, कंपनियां नहीं, जो लोग देते हैं, आपको सुन के शायद थोड़ी सी हैरत होगी कि हम मैक्सिमम जो सबसे ऊंचा टैक्स रेट है वो कौन सी आमदनी पे लगता है? सालाना आमदनी जिसकी 7 करोड़ 50 लाख हो। अच्छा, पता नहीं पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे होंगे, उसको ही सबसे ज्यादा टैक्स रेट देना पड़ता है। वरना आम जो इनकम है 50 लाख की सालाना या 1 करोड़ सालाना, उस पर कम रेट लग रहे हैं। हमें अपने
निज़ाम को टाइटन करना है। 11 स्लैब थे, अभी भी वही रखा है उन्होंने। बीच में खबर आई थी कि उसको कम करके 5 या 6 पे ले आएंगे, तो उससे रेवेन्यू में इजाफा होता, आपका निज़ाम प्रोग्रेसिव होता। दूसरी तरफ जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि हमने मुख्तलिफ कैपिटल गेन जिसे कहते हैं, जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा मिलती है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। आपने कैपिटल गेन्स को एक मुख्तलिफ पीरियड पे लिमिट कर दिया है, यानी कि 4 साल के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी बेचा तो टैक्स 0। ये कौन सा निजाम है? हर जगह होता यह है कि 5% 10% तो लगता ही है। तीसरी तरफ आप ये देखिए कि हमने ये किया हुआ है कि मुख्तलिफ जो आपके इनकम के सोर्सेज हैं जी, उनमें हमने अब रेंटल इनकम पे अलबत्ता एक चीज उन्होंने अच्छा किया है, और वो ये कि उसको अपने टोटल इनकम में कह रहे हैं कि शामिल करें। मगर रेंटल इनकम पाकिस्तान में जो अमीर तबका है उनकी रेंटल इनकम 500-600 अरब है। कितना मिलता है रेवेन्यू में? 20-22 अरब। सही। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ चले जाएं तो ज़री शोबे पर जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, आपको सुन के शायद हैरत होगी कि 1% हमारे जो जमींदार हैं वो 22% जमीन उनके हाथ में है, और वो तकरीबन नेट इनकम उनकी 750 से 800 अरब सालाना है। टैक्स कितना देते हैं? मुश्किल से 2 अरब। देखिए प्रिविलेजेस हद से ज्यादा है। आप चाहें तो मैं 1 घंटा आपको सुनाता रहूंगा। तो अब लेकिन हफीज साहब, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माजी में पाकिस्तान में कभी ये प्रैक्टिस रही है इस गवर्नमेंट का कि ये चौथे वजीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब, असद उमर साहब ने इस बारे में नहीं सोचा, हफीज़ शेख साहब ने भी नहीं सोचा, हमाद अजहर साहब तो बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आए, अब शौकत तरीन साहब भी नहीं उस जानिब सोच रहे। तो क्यों उस जानिब सोचना इतना मुश्किल है? कि माजी के वज़राए ख़जाना आपके अपने दौर में, आपके बाद, आपसे पहले कभी इसकी प्रैक्टिस रही है? जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने फिक्स टैक्स नहीं रखा था, मैंने उसको एडवांस टैक्स के तौर पर रखा था। अच्छा। और ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आपसे कुछ पहले हम ले लेंगे, मगर आप अपना रिटर्न फाइल करिए। इस निज़ाम में एक अच्छी बात यह है कि एक मिडिल क्लास का शख्स है जिसकी आमदनी महदूद है और उसको अपने डिपॉजिट से कुछ पैसे मिलते हैं, उससे हम फौरन 10% काट लेते हैं, हालांकि उसकी लायबिलिटी 0 होनी चाहिए, उसकी इनकम 6 लाख रुपए से कम है। तो निजाम में दोनों तरफ एक तरह से नाइंसाफी है, तो इसलिए आपको तब्दीली लाना चाहिए। और मैंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ महीने पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें मैंने वाज़े तौर पर ये सारे मरात जो हैं उनके सामने पेश कर दिए थे। अच्छा। वो बहुत खुश हुए थे, इसलिए कि वो खुद एलीट की बात करते हैं, उनका लफ्ज तो कुछ और है, वो बाज़ खुद कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मगर अब वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि हमारा जो अमीर तबका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। पाकिस्तान ने उनको इतना फायदा पहुंचाया है, माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारा अमीर तबका बहुत वेल ऑफ है। सही। और हफीज साहब, जबकि टैक्स कलेक्शन आज के दौर में पहले इतना मुश्किल है और हुकूमत ने अपना एक बड़ा अनरियलिस्टिक सा टारगेट भी रख लिया है, ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म करना, ये कैपिटल गेन टैक्स कम करना, क्या ये बेहतर इकदाम हैं या ये अभी फिलहाल हुकूमत को नहीं लेने चाहिए थे? सिर्फ हुकूमत ने लोगों को खुश करने के लिए इकदाम अनाउंस किए हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स करने की कोई वजह नहीं थी, बिल्कुल कोई वजह नहीं थी। अलबत्ता विद होल्डिंग टैक्स को कम करने में, देखिए इस वक्त कोई 70 विद होल्डिंग टैक्सेस लगा दिए हैं। हर चीज पर आप सांस ले तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है तकरीबन। तो विद होल्डिंग टैक्स निजाम सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो इनकम अमीर तबके को ज्यादा मिलती है। आम चीजों पर विद होल्डिंग टैक्स लगाना बिल्कुल नामुनासिब था, और मैं हुकूमत की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने 8 से 10 विद होल्डिंग टैक्सेस हटाने का डिसीजन लिया है। इससे एक और फायदा भी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सहूलत इंशाल्लाह इससे बढ़ेगी।
ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस मौजूदा हुकूमत के दौर में ऐसा महसूस होता है कि सांस लेने पर भी टैक्स है, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स जो 8 से 10 हटाए गए हैं वो हुकूमत का बहरहाल एक बेहतर कदम है और टैक्स का निज़ाम मुल्क के अमीर के लिए होना चाहिए, गरीबों पर टैक्सेस कम से कम लगने चाहिए। अब वज़ीर ख़जाना जो साबिक वज़ीर ख़जाना, इनकी राय आपने जानी हफीज़ पाशा साहब की। अपोजिशन का भी यही एतराज़ है कि ये हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो आवाम दोस्त बजट नहीं है। अपोजिशन मुस्तकिल बुनियाद पर इसको चैलेंज भी कर रही है, हुकूमत को टफ टाइम भी दे रही है। अब आगे क्या स्ट्रेटजी हुकूमत की सिलसिले में रहेगी और बुनियादी एतराज़ इस बजट पर अपोजिशन का है क्या? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कायरा साहब, ज़ाहिर है बजट सेशन में इस वक्त आप लोग मुत्तहिद भी हैं, नून लीग और आप एक साथ इस वक्त इसको अपोज कर रहे हैं। बुनियादी एतराज़ इस बजट पर आपका है कि आप नहीं समझते कि ये एक गरीब दोस्त बजट है, इससे कुछ रिलीफ मिला है इस मुल्क की गरीब आवाम को? देखिए, एक मोटी मोटी चंद बातें हैं, बहुत बारीकी में तो बजट पे क्या डिस्कशन हो सकती है। सवाल ये है कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें टैक्सेशन किस सेक्टर पे की गई है, नंबर 1 ये मैटर करेगा। नंबर 2, आमदन कितनी रखी गई है, आमदन के दराए कितने मुअस्सर हैं। नंबर 3 अखराजात कितने हैं और कहाँ कहाँ कर्टेल हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर स्कोर्स। अब जरा गौर कर लीजिए, बजट आपका है कोई 8500 अरब रुपए के करीब, 8400 कुछ अरब, और जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू आने का इम्कान है वो कोई 5800 या 5900 के करीब है। सो जो गैप है वफाकी बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर में वो कोई 1600 या 1500 अरब से, बल्कि 1600-1700 अरब रुपए का है। अरे सॉरी, 3700 बिलियन का है, यानी 3700 अरब का या 3800 अरब का है जी। अच्छा, फर्ज करें, और वो आपने कर्ज लेना है। अब फर्ज करें कि आपने जो इनकम बताई है कोई 5800-5900 अरब रुपया, उसमें अगर इनकम में कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा? ये हुकूमत का रिकॉर्ड है कि जितने भी इन्होंने अभी तक का अहदाफ दिए, यानी पिछले साल का जो बजट था उसका 3 दफा रिवाइज करने के बावजूद अभी भी ये शायद अपने टारगेट को, 3rd टारगेट को भी मीट नहीं कर पाएंगे। अल्लाह करे कर सके, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा। अगर ये 4500 अरब रुपए का फिगर टच कर ले तो ये बहुत अच्छा फिगर होगा, और ये पहली दफा 4000 का फिगर क्रॉस करेंगे। 4500 अरब से 5900 अरब का सफर 1500 अरब रुपया या 1400 अरब रुपया और है। अगर ऐसे हालात बने कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू फर्ज करें 500 अरब बढ़ा या 600 अरब बढ़ा या 700 अरब बढ़ा, तो ये 700-800 अरब रुपए का गैप होगा, वो कहां से ब्रिज होगा? उसके लिए नए कर्जे लिए जाएंगे या आप अपने डिफेंस, अपने एक्सपेंडिचर को कट करेंगे। इसलिए कि जो आपका डेट रिटायरमेंट है या कर्ज अदायगी है या सूद अदायगी है वो तो डेफर नहीं होगी। जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो तो डेफर नहीं हो सकता। जो आपका तनख्वाहें हैं वो तो डेफर नहीं हो सकती, पेंशन्स तो डेफर नहीं हो सकती। लिहाजा कहां कट लग सकता है वो डेवलपमेंट है। 900 अरब का पीएसडीपी है, उसमें से कोई 25% के करीब या 30% मैक्सिमम नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, बाकी ऑनगोइंग स्कीम्स के लिए होता है। तो अगर आप टोटल जो बजट है उसमें से अगर आपको 900 अरब में से आपको 500-600-700 अरब रुपए की कट लगानी पड़ी, तो आपका तो पहले जो जारी प्रोजेक्ट है वो भी सफर करेंगे। और अगर आपने नए कर्जे लिए तो उन कर्जों की सूरत में आपका सारा बजट प्लान खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रूपी के अंदर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आपके अदायगियों में प्रेशर आ जाएगा। बड़ा अजीब उसकी पूरे डायनामिक्स ही और है। कायरा साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद कुछ अहम नुक्ते उठाने हैं कायरा साहब से, उसके जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन को भी बहुत ज़्यादा इस बजट पर एतराज़ात हैं और मुस्तरद कर रहे हैं वो इस बजट को। तो फिर कायरा साहब, ये 5900 अरब रुपए का जो ये आमदन का टारगेट है, इसका मतलब आप ये समझते हैं कि ये गैर हकीकी टारगेट है, इसको बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए मीट करना। एतराज़ ये है कि ये टारगेट इतना नहीं रखना चाहिए था, इससे कम रखना चाहिए था, या फिर एतराज़ ये है कि टैक्सेस गवर्नमेंट ने कम लगाएं, इस टारगेट को मीट करने के लिए मजीद टैक्सेस लगाने चाहिए थे? देखिए, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट जो नारे मार रही है, हम उन नारों की बात कर रहे हैं फिलहाल। अगर गवर्नमेंट रियलिटी चेक में कहे कि ये हालात अच्छे नहीं है, हम मुश्किल में हैं और अब हम ये इकदाम उठा रहे हैं जिसपे कुछ तबकात के ऊपर बोझ भी आएगा, डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाया जाए और रियलिटी के मुताबिक आप अपना फिगर बताएं, आप आलमी इदारों के सामने भी और पाकिस्तानी कौम के सामने भी झूठ बोलने की कोशिश न करें। इसलिए कि आप इस साल अगर 4500 अरब, तो हमारी गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है जी कि हम टैक्स रिलीफ भी दे रहे हैं, जो विद होल्डिंग टैक्सेस है वो खत्म कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स से। अगर विद होल्डिंग टैक्सेस खत्म कर रहे हैं तो उसकी जगह से आपकी टैक्स मशीनरी जो है उसको ज्यादा टारगेट मिलेगा। तो आपकी टैक्स मशीनरी में कितनी कैपेसिटी है, इतनी जान नहीं है, लिहाजा आप उससे 1400 अरब रुपए के इस साल से अगले साल जो एडिशनल टैक्सेस वसूल करने का टारगेट है वो पूरा होता हमें नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले सालों का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। सही। तो फिर कायरा साहब, फिर ये गवर्नमेंट करे क्या? ये जो इस वक्त मुल्क के खर्चे हैं उनको तो काफ़ी हद तक बज़ाहिर ऑप्टिक्स की हद तक तो बहुत इन्होंने कम किया है। अब इस सिलसिले में ये जो अपना टारगेट इनको मीट करना है, अगर ये मीट कर भी लेते हैं तब भी 3,000 अरब रुपए की कर्जे की किस्त भी इनको भरनी है, वो उस फ़र्क के जो आमदन और अखराजात का फ़र्क है उसके अलावा है। तो ज़ाहिर है इस तरह तो फिर गुजरते सालों में ये कर्ज मुल्क पर बढ़ता ही चला जाएगा। इसका हल क्या है? फिर ये कौन सी हुकूमत आके इसका हल निकालेगी? इसका हल यही होगा कि खान साहब फिर कहेंगे ये पिछली हुकूमतें सारी चोर थी, सारे डाकू थे, इस मुल्क के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा के चले गए, मैं आया तो मैं बड़ा मजबूर था। यही हल है इनके पास, और उनके पास है क्या? इन्होंने अभी तक सोल्यूशन दिया क्या है? और दूसरी बात यह है कि अगर आप वादे करके वादे पूरे नहीं कर सकते तो फिर आपको घर चले जाना चाहिए। फिर इस मुल्क के अंदर नए इंतखाब करा के नई जमात आने, नए लोग आने चाहिए जो आके बैठ के बेहतर फिलॉसफी दे सके, बेहतर पॉलिसीज दे सके। अगर कोई गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती और वो कौम से किए हुए वादे जिनकी बुनियाद पर उसने वोट लिए थे उनको हल नहीं कर पाती, उनके ऊपर अमल नहीं कर पाती, तो उसको फर्क होना चाहिए। और क्या तरीका हो सकता है? इन्होंने कहा कि हम मुल्क में टैक्सेशन के दरिया बहा देंगे, तो किधर गए रेवेन्यू? इन्होंने कहा कि जी अच्छी गवर्नमेंट आ जाएगी तो लोग वॉलंटरली टैक्स देना शुरू कर देंगे, किधर गया वो? इन्होंने कहा जी 200 अरब डॉलर मुल्क का बाहर पड़ा है, हम वो वापस लेके आएंगे और लहरे बहरे हो जाएंगे, किधर गया? एक डॉलर नहीं आया। इन्होंने कहा जी लूटी हुई दौलत हम इनके पेटों से निकाल लेंगे, किससे निकाली है? जो वादे इन्होंने किए थे। इसी तरह गवर्नेंस के दावे, कौन सा स्कैंडल है जिनके दौर में नहीं हुआ? बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम है, दवाइयां हैं, आटा है, चीनी है, कौन कौन से स्कैंडल नहीं इनके दौर में हुए? उसका नतीजा क्या निकला? सिवाय इसके मुखालफों को गालियां देते रहो और उसका इलाज निकालने की कोशिश करो। कोई भी नई हुकूमत आएगी, फेल हो गई है, कोई नई हुकूमत आके कैसे मसाइल को हल करेगी? 2013 में पीपल्स पार्टी फारिग हुई, 2018 में नून लीग फारिग हुई। मेरी गुजारिश सुनिए, पीपल्स पार्टी से अगर आपने सवाल करना हो तो बिल्कुल मैं उसके सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ कि हम 2008 में किन हालात में आए थे। उस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था, उस वक्त मुल्क के हालात इस कदर खराब थे कि कोई इंपोर्टर बाहर से आने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान के सरजमीन पे नहीं आते थे, पाकिस्तान के बैंकों की एलसीआं कबूल नहीं होती थी, बल्कि हमें काउंटर गारंटीज करानी पड़ती थी। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर इधर का रुख नहीं कर रहा था। हमारे मुल्क में खाने को गंदम और चीनी नहीं थी जिस वक्त हम गवर्नमेंट में आए थे, और हमारा जीएसक्यू भी अंडर अटैक था और हमारी इबादत गाहें भी अंडर अटैक थी। उन हालात में हमने पाकिस्तान लिया था, और हमने जब पाकिस्तान अगली गवर्नमेंट के हवाले किया तो पाकिस्तान ने 25.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड टच किया था एक्सपोर्ट्स का, जो उसके बाद आज तक नहीं हो सका। हमने 5 साल में पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को, जो उस वक्त 1000 अरब के करीब था, उसको तकरीबन डबल कर दिया था, जो उसके बाद कभी नहीं हो सका। तो हमने पाकिस्तान के रिकॉर्ड लोगों को तनख्वाहें रिकॉर्ड बढ़ाई, पेंशनें रिकॉर्ड बढ़ाई। हमने BISP के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जिसको आज कभी एहसास कभी कोई नाम दिया जाता है। वो प्रोग्राम जिसके जरिए आम आदमी की रसाई हो सके। हमने इस मुल्क के किसान को पैसा दिया ताकि एक साल में पाकिस्तान जो गंदम के मामले में, चीनी के मामले में, खुराक के मामले में
अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था, वो खुद कफील हो गया और अगले साल हम एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये फिगर्स की अगर बात करनी हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन आज मैं क्या बताऊं, अगर ये गवर्नमेंट फेल हो गई, पहली सवाल तो ये ना कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई, अगर ऐसा है तो दे शुड गो। और जो भी नई गवर्नमेंट आती है, जो भी नई पार्टियां कौम के सामने अपना मैनिफेस्टो रखे, अपना तरीकाकार रखे, और लोग जिसको वोट दें कि समझे कि ये डिलीवर कर सकता है। लेकिन अब तो इन्होंने भी किसी भी हुकूमत पर जो असल प्रेशर होता है वो बैरूनी कर्जे का और आमदन और अखराजात में फ़र्क का होता है। आपने जो पीपल्स पार्टी के दौर की कारगर साहब अचीवमेंट्स गिनवाई, वो तमाम भी कर्जे लेकर ही हो रही थी ना, वो उसमें आमदन और अखराजात का खर्च तो बढ़ता जा रहा था, जब भी हमारे मुल्क पर वक्त के साथ साथ ये पिछले 10-15 सालों में कर्जा बढ़ता गया। हमने अपनी आमदन को, यदि टैक्स रेवेन्यू को 5 साल में डबल किया, डबल। ये पाकिस्तान के तारीख में कभी नहीं हुआ। तो हमने सिर्फ कर्जे नहीं लिए, हमने मुश्किल तरीन हालात में $25.5 अरब का टैक्स, अपने जो तजारत थी वो भी, उसका भी हदफ बढ़ाया। हमने सिर्फ कर्ज नहीं लिए, हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के कार्टल्स को तोड़ा, हमने सिर्फ कर्ज नहीं लिए। हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, सिर्फ कर्ज नहीं लिए। हमने पाकिस्तान के आइन को दुरुस्त करके फेडरेशन को मजबूत किया, लोगों को एतमाद दिया, इस मुल्क को गंदम, चीनी, खुराक के मामले में खुद कफील किया, सिर्फ कर्ज नहीं लिया। लेकिन कैसा फिर लोगों ने आप पर एतमाद क्यों नहीं किया? फिर आप लोग भी 5 साल, देखिए ये एक अलग सवाल है जी, वो उसके और डायनामिक्स होंगे, लेकिन जो मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूं, इन फिगर्स को चेक कीजिए। मैं कोई अपनी फर्जी बात तो नहीं कर रहा, ये तो आपके सामने बजट डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, इनमें से देख लीजिए। सही। तो लेकिन अब क़ायद साहब फिर ये हुकूमत, आज ज़ाहिर है पंजाब का भी बजट पेश हुआ, हमने देखा जब जिस जमात की विफाक में हुकूमत होती है और जिस सूबे में उस विफाकी पार्टी की हुकूमत होती है, तो वहाँ का बजट दूसरे सूबों की निस्बत बेहतर होता है। सिंध हुकूमत कल अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या क्या रिलीफ से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में देने जा रही है, और आज जो पंजाब का बजट पेश हुआ, फिर उस पर आप, पंजाब के बजट पर क्या आपका तबसरा है? वो मैंने इत्तेफाक से आज बजट स्पीच नहीं सुनी, देखिए मैंने आज बजट स्पीच नहीं सुनी, और सिंध की गवर्नमेंट से जो बजट आएगा उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं मेरे इल्म में नहीं है। इसके लिए आपको सिंध के हमारे जो वज़रा हैं उनमें से किसी साथी को ले तो वो आपको ज्यादा बेहतर बयान कर सकेगा। सही, चलें उनसे तो गुफ्तगू होगी साहब, लेकिन अब ये जो अपोजिशन का इस वक्त इत्तेहाद अभी बजट की हद तक चल रहा है, ये अभी अगले 4-5 रोज चूँकि बजट पर ही गुफ्तगू होनी है असेंबली में, तो ये सिर्फ ये उस वक्त तक है या फिर आगे आप लोग फिर ज़रा PDM को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सियासी तौर पर भी इनको टफ टाइम देना है, या ये सिर्फ बजट सेशन की हद तक ही आपका इत्तेहाद है? देखिए जहां तक ये है इसको इस वक्त तक उसी रंग में देखिए, उससे आगे अगर कोई बात हुई तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। अभी उसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जो बातें हमने कही हैं PDM के बारे में पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, अगर उस पर अमल दरामद होता है तो हम PDM पे जाने को, काम करने को तैयार हैं, वरना ये जो बजट के मामले में बिलावल साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को ऑफर की है, ये बजट की हद तक होगी, उससे आगे देखेंगे क्या होता है। और बजट पे क्या समझते हैं अपोजिशन मैक्सिमम जाकर क्या टफ टाइम हुकूमत को दे सकती है? अमली तौर पर इस बजट को पास होने से रोकना ये तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा, मैक्सिमम आप लोग क्या कर सकते हैं इस बजट में? देखिए अपोजिशन क्या कर सकती है, अपोजिशन ये करेगी कि अपोजिशन हुकूमत के बजट को एक्सपोज करेगी, अवाम के सामने उसकी असल सूरत हाल रखेगी, इनके इत्तेहादियों के सामने, इनकी जमात के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारा दबाव है अवाम का, जो महंगाई के और बेरोजगारी के मारे लोग हैं, जिनके ख्वाब टूटे हुए हैं, जिनके साथ धोखा हुआ है, वो उनका प्रेशर है एक बहुत बड़ा इस वक्त हुकूमत वक्त के ऊपर और उनके साथ उनके मेंबर्स के ऊपर, और बिल्कुल उनके मेंबरों को वोट देना इस बजट को बड़ा मुश्किल होगा। तो हमारा तो यही काम है ना, हमको बंदूकें लेके तो नहीं चढ़ दौड़ेंगे कि हम रोक लेंगे, जो इसका लीगल वे है, सियासी रास्ता है, वही इख्तियार करें। और कैसा कोई तामीरी तजावीज़ अपोजिशन के पास हैं जो हुकूमत को दी जा सकें इस बजट में कुछ बेहतरी के लिए, कुछ ऐसी तजावीज़? इस हुकूमत को कोई तजवीज़ नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बहुत अक्लमंदों की हुकूमत है। इनको सिर्फ कोई ये समझा ले, अगर आप समझा सकते हो, हमारे पास का तो रोग है नहीं, कि पहले अपनी ज़बान दुरुस्त कर ले, बाकी बातें तो बाद में होंगी, गालियां देनी बंद कर दे लोगों को ताकि आपके साथ कोई बात कर सके। ये गवर्नमेंट ने तो अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब तो ये इस मुल्क के अंदर, पूरे समाज के अंदर जो वबा है बदतमीजी की और ये एक बदजबानी की, उसको रिवाज दे रहे हैं, जो बड़ी मतलब एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी अजाब एक तरफ है, फेडरेशन के ऊपर हमले हैं वो एक तरफ है, पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप को ये बर्बाद करते जा रहे हैं, इनके दौर में इतने कार्टून उठे, ये एक तरफ है।
लेकिन अब तो ये बदतमीजी और बदहदी का जो तूफान है, जितना ये खड़ा कर रहे हैं, ये तो मुल्क को और समाज को और बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनको समझा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और बहुत सारी तजावीज़ उन्होंने हुकूमत की दी, हुकूमत के बजट पर तनकीद भी की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नुमान वज़ीर खटक साहब होंगे। कायरत साहब ने जो नुकात उठाए थे उन तमाम का जवाब नुमान वज़ीर खटक साहब से लेने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बजट को हुकूमत अवाम दोस्त बजट कह रही है। अपोजिशन की जानिब से मुसलसल इस पर तनकीद की जा रही है, ख़्वाह वो अपोजिशन लीडर हो या अपोजिशन पार्टियों का कोई दूसरा रुकन हो। अब इस बजट सेशन में भी कायरत साहब ने बताया कि अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी और हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेगी। तो हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में कैसे इस चैलेंज का सामना करेगी? नुमान वज़ीर खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो बजट के आदाद शुमार हैं, ये ज़ाहिर शहबाज शरीफ ने भी आज ये कहा कि ये बिल्कुल जाली हैं, क्योंकि अगर एक गरीब की जेब खाली है तो फिर इसका आपको क्या करना है? आटा महंगा नहीं, आटा सस्ता नहीं हुआ, चीनी सस्ती नहीं हुई, जितनी अशियाएँ ज़रूरी हैं उनमें से कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। ये जो टैक्स रिलीफ आपने दी ये तो सिर्फ अमीरों के लिए, इसमें गरीब के लिए क्या था इस बजट में? देखिए, इसके अंदर तो गरीब के लिए ये है कि सबसे पहले तो मेन एक इंडिकेटर है कि आपका जो मिनिमम वेज है, जो पहले 17,000 था, किसी सूबे में 18,000 था, उसको हमने मैक्सिमम कर 20,000 किया है। KPK में 20,000 भी किया, 21,000 किया है। टारगेटेड एक तो नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि टारगेटेड सब्सिडीज दी जा रही हैं। वेरियस प्रोग्राम जो आपने सानिया मिस्टर साहिबा कर रही हैं, उसके अंदर गरीबों को 15 मिलियन फैमिलीज को मिला, टारगेटेड सब्सिडी मिली है। वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, उसको होगा। नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो नया एक कॉन्सेप्ट आया इस बजट के अंदर कि आड़ती को खत्म किया गया है। आड़ती एक था जो प्राइस मैनिपुलेट बहुत कर रहा था आम आदमी की चीजों पर, यानी गंदम पर, चीनी पर, हर चीज के ऊपर आड़ती रोल प्ले करता था। इस बजट के अंदर आड़ती को निकाल कर डायरेक्ट लोन दिया जाएगा, 1% लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी बैंक्स को, और बैंक्स आगे किसान को, छोटे फार्मर्स को, उनको 9% पर देंगे। अभी आड़ती जो उसको दे रहा था वो 9% मार्कअप पर नहीं, वो 60-70% मार्केट पर दे रहा था, जो जिसकी वजह से महंगाई बहुत आ रही थी। ये जो आड़ती का रोल निकल जाएगा और फिर कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह, साइलो स्टोरेज, गंदम वगैरह, चावल वगैरह रखने के लिए, स्टोरेज वगैरह के लिए भी फाइनेंसिंग की जाएगी। लोग प्राइवेट सेक्टर वो भी लगाएंगे इस, और उसके ऊपर जो स्टोरेज में आप रखें, कोल्ड स्टोरेज में या गंदम के स्टोरेज में रखेंगे, साइलोज में रखेंगे, उसके ऊपर एक सर्टन किराया दिया जाएगा जो बहुत मिनिमम किराया होगा। उसकी वजह से ओवरऑल हर एक चीज की कीमत नीचे आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, गरीबों के ऊपर करेगा, जो आम गंदम, लेकिन नमान साहब, जब ये पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 610 अरब रुपए है, जब ये पेट्रोलियम लेवी वसूल की जाएगी लोगों से, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये जिन चीज़ों की कीमत की कमी की आप बात कर रहे हैं, ये तो दोबारा रिवर्स हो जाएंगी, ये तो फिर बढ़ जाएंगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मतलब कि वो जो है अभी हम कोई 20 रुपए पर लीटर की, मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे में अगले 1 साल के अंदर पेट्रोल की, डीजल की कीमत इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ने अपना टैक्स टारगेट भी अचीव करना है, और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 900 बिलियन का है, जो आम लोगों को हेल्प करेगा, रोजगार प्रोवाइड करेगा, उसको भी फाइनेंस करना है। तो आपने कहीं तो टैक्स लगाना है, किस पर तो टैक्स लगाना है। अब साहब, एक गरीब की मोटरसाइकिल में भी ये पेट्रोल डलता है, उससे भी आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। एक गरीब के रिक्शे में भी ये पेट्रोल डलता है, एक गरीब की बस में भी ये पेट्रोल डलता है। ये जब तमाम गरीबों से ही आपने टैक्स वसूल करना है, तो फिर इस बजट को गरीब दोस्त कहने की जरूरत क्या थी? नहीं, इसके अंदर जो ठीक है आप कह रहे हैं, पेट्रोल या डीजल बस पर या ट्रैक्टर पर, हर चीज पर डीजल महंगा होने की वजह से महंगाई थोड़ी आएगी, लेकिन ये बहुत थोड़ी है एज कम्पेयर टू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कमी आएगी, वो बहुत सब्सटैंशियल होगी। ओवरऑल जो है ना कमी इसके अंदर आएगी, लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा, एंड ये जो प्राइसेस जो अभी आपको नजर आ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, नवाज साहब, ये जो लेवी का टैक्स आपकी गवर्नमेंट लगा रही है, ये 610 अरब वसूल करने हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि ये भी आप, ये अमीरों से वसूल किया जाता, ये 1300-1800 सीसी गाड़ियाँ जो पेट्रोल स्टेशन पर जाएं, ये सिर्फ उनसे ये लेवी वसूल किया जाए, वो गरीब मोटरसाइकिल वाले से ना वसूल किया जाता? कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं, सजेशन आपकी अच्छी, बड़े अच्छे सजेशन आ सकते हैं, लेकिन इम्प्रैक्टिकल है। फिर क्या होगा, 2 नंबरी वगैरह शुरू हो जाएगी, 1800 सीसी या 1500 सीसी या 1300 सीसी आता है गाड़ियों का, वो पेट्रोल शो करेगा कि जी मैंने 800 सीसी में डाला, तो एक किस्म का ये प्रॉब्लम आता है।
इम्प्लीमेंट करना वो चीजें, जैसे अभी कारा साहब बात कर रहे थे कि जी ये 2-3 उन्होंने बातें की, बड़ी अजीब सी बातें की। एक उन्होंने कहा कि जी गाली गलौज की चीज नहीं, एग्री गाली गलौज की नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले आस्क हिम कि ये कौन है जो कहता है नाहिल नालायक सिलेक्टेड गवर्नमेंट, ये कौन कहता है? ये इनका लीडर कह रहा है ये चीज। फिर कौन इनवाइट करता है आर्मी को आकर सिविलियन के उसमें इन्वॉल्व हो जाए? ये अपोजिशन वाली आर्मी को इनवाइट करते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक किस्म की चीजें पेश करते हैं। तो ये चीजें इस तरह तो मेरे ख्याल नामौजूद अनडेमोक्रेटिक भी है और कोई एंड ऑन टॉप ऑफ इट सही। अब सजेशंस नवाज साहब ज़ाहिर है वो ये सिलेक्टेड और दूसरी टर्म्स वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको चोर डाकू कहा जाता है, फिर वो चोरी और डकैती साबित भी नहीं हो पाती। बहरहाल जो हुकूमत ने अभी अपनी आमदन का टारगेट रखा है 5,900 अरब के करीब और अखराजात आपके कुछ 7,900 अरब के करीब हैं। ये जो फ़र्क है, और फिर कर्ज़ों की किस्तें भी अदा करनी है कोई 3,000 अरब से 3,500 अरब के करीब, तो ये फ़र्क जो बन जाता है ये कोई 7,000 अरब के करीब बन जाता है। ये फ़र्क कहाँ से पूरा होगा फिर? देखिए, एक तो टारगेट हमने रखा 4,800 का FBR का टारगेट रखा, जो कोई लोग कहते हैं कि बहुत ही वो टारगेट है, हाई टारगेट है। नहीं, उसे मेरे ख्याल में तो बड़ा इजीली अचीव हो जाएगा। पिछले साल भी पॉइंट ऑफ सेल पर जो हमने लगाया 10,000 पॉइंट ऑफ सेल थे, अब हमारा 70-80 हज़ार करने का टारगेट है पॉइंट ऑफ सेल, उससे भी रेवेन्यू आएगा। बाकी जो चीज़ें सारी बैलेंस शीट इज बैलेंस्ड, उसके अंदर जो प्रोजेक्शन जो है ना 150 बिलियन की जो एडिशनल हम कहते हैं FBR के पास टैक्स रेवेन्यू आएगा कि वो डिजिटलाइज कर देगी, और जो करना भी चाहिए था डिजिटाइज कर देगी, पेपरलेस हो जाएगी, इकॉनमी हो जाएगी। बेसिकली डिजिटाइज, नॉट इवन पेपरलेस, डिजिटाइज हो जाएगी तो फिर आपको टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना, वायलेटर्स को आइडेंटिफाई करना और उसको पकड़ना हो जाएगा, और वो आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे और एग्जिस्टिंग टैक्स पर कितना तंग नहीं करेंगे और उसको वैसे ही रहने देंगे, लेकिन टैक्स बेस को ब्रॉड करेंगे तो उधर से रेवेन्यू आ जाएगा। So I don't think there's much of a problem, बल्कि इनफैक्ट just to add on, ये जो ग्रोथ बात करते हैं ना कि 3.94 को क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के, मेरे ख्याल में तो अभी भी 3.94 थे, 4.1 4.2 की ग्रोथ थी। नेक्स्ट ईयर टारगेटेड 4.8 है, लेकिन मार्क माय वर्ड्स टुडे, मैं आपको श्योर करता हूँ नेक्स्ट ईयर इसी वक्त हम बैठेंगे और ये 5+ को ग्रोथ होगी। आई एम द बिजनेस कम्युनिटी ओवरऑल पाकिस्तान इज सो होपफुल। नमान साहब कहने और सुनने में तो नमान साहब ये कहने और सुनने में तो जाहिर है सब बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक आइडियल सिचुएशन लगती है, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब को लाया गया था FBR में इस्लाहात करने के लिए। वो नाकाम हो गए, इस सिस्टम से हार कर वो चले गए, ख़राबी सेहत का बहाना बनाकर उन्होंने वो सीट छोड़ दी, और फिर अब वो बाद में बताते हैं कि कितना मुश्किल था इस निज़ाम को तब्दील करना। जब वो नहीं कर सके जिनको प्राइम मिनिस्टर का एतमाद हासिल था, तो ये आप अपने ये टैक्सेस के टारगेट और FBR के निज़ाम में इस्लाहात ये किस तरह लाएंगे? कैसे इतना आसान हो जाएगा जिस तरह आप बयान कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जो आपने पिछले 25-30 सालों में इस मुल्क को, हर इदारे को तबाह किया है, उसको आप समझते हैं कि 2-3 साल में ठीक हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है। जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं, जो हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी, चीज़ें गलत थी, उसको ठीक अभी तक 3 साल में जो कुछ ठीक हुई हैं, अब आपको ग्रोथ नजर आएगा। लेकिन एग्रीड कि जो आपकी मिनिस्ट्रीज में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी नाअहली और करप्शन आ गई है, कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी उसकी नहीं, उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है उस डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर वो है ही नहीं। उसको वो इसलिए हुआ है कि पिछले सालों में, 20-25 सालों में आपने सियासी लोगों को मुकर्रर किया और उनसे अपने फायदे उठाए, अपने फाइनेंशियल गेन्स की उठाए, जो हम जिसको आइडेंटिफाई करके कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसीड करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको अभी कहता हूं कि मेरा नहीं ख्याल में एक भी ये जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, एक भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कोई अपना रिकॉर्ड नहीं छोड़ता है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है, कोई विटनेस नहीं होता है, कोई उसका दस्तखत नहीं किया होता, मैंने इतना करप्शन इम्पॉसिबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम। लेकिन अब एक चीज शुरू होगी कि खान साहब के ऊपर एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अपने जहांगीर तरीन जो उसका दोस्त कह दें या बड़ा करीब उसको समझ उसको कह दें, उसको उठाकर 1 सेकंड उसने बाहर किया, तो ये बाकी मिनिस्टर्स और बाकी पार्टी वाले सेनेटर्स, MNA MPs क्या है, ये सब डरते हैं, ये सब डरते हैं। नमान साहब, अगर ये कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल ज्यादा स्मार्ट हैं या हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको पकड़ सके? देखिए, हमारा जो मसला हम केस बनाते हैं, प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक, प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक। ऑन द अदर हैंड जुडिशरी जो है ना, वो जो है ना, वो बियॉन्ड एनी डाउट किसी को क्रिमिनल को सजा नहीं देती है, वो जो कानून में लिखा हुआ है। ये इससे तो जो वेस्टर्न जुडिशरी है, वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हुए भी उसको प्रोसिक्यूट करती है, उसको सजा देती है। पाकिस्तान में ये कहते हैं नहीं, हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए कि मिस्टर फलाना ने
इस तरह मोटर M1 के अंदर, लेकिन नुमान साहब आज जब आप आज की तारीख में कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन इज वेरी वीक, तो अब आपकी हुकूमत को आए 3 साल हो गए, इसका मतलब कि आप अपनी हुकूमत की इस मामले में नाकामी का भी एतराफ़ करते हैं? 3 साल में जो इस्लाहात हो सकती थी, क्या उनका आगाज़ हुकूमत ने किया? कहीं इसका एक नुक्ता आगाज़ आपको कहीं कोई नज़र आता है? बहुत चीज़ों में किया, काफ़ी चीज़ों में किया। प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करने में कुछ कोशिश हमारी KPK में मैं देखता हूँ, एक पूरा एक स्कूल बन गया है। प्रोसिक्यूटर्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को उनको ट्रेनिंग देता है, सब कुछ करते हैं, फंडेड था, फॉरन फंडेड वो था, इस तरह बाकी प्रोसेस बना है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी वीक। वो हमारे पास वो फोरेंसिक वो चीज़ें ही नहीं है कि हम उसके एविडेंस ले आए सामने कि इसने इस तरह करप्शन की थी ऊपर से। लेकिन जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिला, FATF, जो हम सब कहते हैं FATF, और मेरे ख्याल में FATF पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फायदे में रहा। हुंडी को खत्म करने में FATF का बड़ा हाथ था। जो आपके रेमिटेंस ज़्यादा आनी शुरू हो गई, उसमें FATF का बड़ा हाथ था। ओवरऑल जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, इसमें FATF का जो हुंडी सिस्टम पाकिस्तान में खत्म किया गया है, और डॉलर को डिवैल्यू कर कर जो 168 पर ले गया, फिर अब 155 156 पर आ गया। इसका मेजर हाथ है इकोनॉमी को बेहतर करने में और इस ग्रोथ के अंदर जो आजकल आपको नजर आ रही है। अच्छा नवाज साहब, आखिर में बता दिएगा, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये इसमें एतदाल कब ये पाकिस्तान की हुकूमत में कायम हो सकेगा? कभी इनडायरेक्ट टैक्सेस की तादाद मिकदार बढ़ जाती है, कभी इनको कम कर दिया जाता है। ये एक सस्टेनेबल ये जो प्लानिंग है हुकूमत की, वो उसका आगाज कब से होगा? देखिए, ये चाइना का भी ये मॉडल था और काफ़ी, और टर्की का भी ये मॉडल था। पहले उन्हें जो है ना डिपेंड करते हैं इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे। जब एक स्टडी इनडायरेक्ट टैक्सेशन शुरू हो जाती है, लोग डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट टैक्सेस पर आना शुरू कर। अभी जो है ना, इसके इट इज गोइंग टू टेक अनदर, अगर इसी तरीके से चलते रहे जिस तरह आजकल चल रहे हैं, अगले 3-4 सालों में जाकर फिर डायरेक्ट टैक्सेशन जो है ना वो इनडायरेक्ट से कम होगी, नॉट इमीडिएटली, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 5.5 करोड़ लोग थे ये बैंक में अकाउंट होल्डर थे। अभी हमने कोई 2.5 करोड़ लोगों को पकड़ निकाला बायोमेट्रिक जो की, 2.5 करोड़ को निकाला, 3 करोड़ रह गए बायोमेट्रिक करने बाद। तो वो इतने लोग थे जो जाली रेडी वाला, कुल्फी वाला वाले लोग थे जो इस पर थे। इसको ठीक होएगा तो फिर आगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान वजीर खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। की गुफ्तगू आपने सुनी, और प्रोग्राम में आखिर में जाते जाते, अब दुनिया में 2 बासमती चावल पैदा करने वाले ममालिक हैं, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान और भारत हैं, और भारत दुनिया का 65% बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है, जबकि बाकी 35% पाकिस्तान की जानिब से एक्सपोर्ट किया जाता है। यूरोपीय मंडी में बासमती चावल की डिमांड बढ़ी तो पाकिस्तान और भारत में बासमती के पेटेंट राइट्स को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ। लेकिन अब बासमती चावल के राइट्स को लेकर यूरोपीय यूनियन में जारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस जंग में सीज फायर होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के एक्सपोर्टर्स कीमती बासमती चावल के मुश्तरका मिल्कियत पर इत्तेफाक करने पर राजी हो गए हैं, जो दोनों मुल्कों के लिए यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक पहुंचने के मसले का बेहतरीन हल बताया जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे भी ज़्यादा अहम मसाइल मौजूद हैं जिन्हें हल किया जाना इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे मसला कश्मीर हो या फिर भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना, दरियाओं के पानी का मसला हो या फिर LOC पर भारत की जंगी जारहियत। इस तरह के दर्जनों ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए। दोनों मुल्कों का मिल बैठकर मामले को हल करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जहां मफादात और पैसे की बात ना हो तो मसाइल हल नहीं होते, और जहां मफादात की बात हो और पैसे की बात हो, वहां कोई कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, मसाइल का हल निकाल जाता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।